इज नथिंग बट द फंडामेंटल ट्रूथ. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. क्यों फाउंडेशन प्रोवाइड करता है? किसी चीज के ऊपर बिलीव करने के लिए. ओके, सो दैट मीन्स अ प्रिंसिपल. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है ये हमने देखा था. तो उसमें हमने एक मेमोरी टेक्निक दिया था. दैट मेमोरी टेक्निक इज उरी कैफे. व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? उरी कैफे. ओके, so uri cafe. Okay, so uri cafe is a memory technique for the nature of principles of management, for the features of principles of management, for the characteristics of principles of management. Okay, so u for universal in nature, r for relative in nature, I for importance, equal importance. उसके बाद c cause and effect relationship, a aims at influencing human behavior, F for flexible in nature and E for experiments. तो ये सब नेचर हुए. नेचर मतलब क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक हीरो है, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक हीरो है. हम उसके बारे में देख रहे कि एग्जैक्टली ये हीरो का काम क्या है, ये हीरो को इतना इंपॉर्टेंस क्यों. तो सबसे पहले हमने उसके फीचर्स देखे. फीचर्स तो हीरो का नाक कैसा है, हीरो का कान कैसा है. तो हीरो उरी कैफे वो उसका मेमोरी टेक्निक है जो उसके पूरे फीचर्स बताता है, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसका नेचर बताता है हमें, राइट? सो उरी कैफे इज अ नेचर फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद हमने देखा ये हीरो का, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. ये हीरो को अगर हमने वैल्यू नहीं दिया तो क्या होगा, अगर हम उसको वैल्यू दे रहे तो क्या होगा. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक हीरो है, उसके लिए हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि क्यों ये हीरो इतना जरूरी है. सो द मेमोरी टेक्निक फॉर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज CSR I2D2. CSR I2D2 ये मेमोरी टेक्निक है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So CSR I2D2. So these are the principles, these are the importance of principles of management. Next we are moving for the next part today, that is अभी हम देखेंगे मेन हीरो की एंट्री. अभी देखो, अब तक हमने देखा हीरो का इतना महत्व क्यों है, हीरो के ये सब फीचर्स है, उसका नाक ऐसा है, उसका कान ऐसा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये सब हमने देखा. अभी एग्जैक्टली हीरो की एंट्री होने वाली है हमारे मूवी में, राइट? सो वो हीरो कौन है? वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसने ये हीरो को बनाया? हु इज द डायरेक्टर फॉर दिस हीरो? ये हम देखेंगे. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो जस्ट वेट, आई विल शेयर विथ यू स्मॉल पीडीएफ. ओके, मैंने टेक्स्ट बुक ओपन किया है. आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप सामने रखिए, या तो फिर डायरेक्टली आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे. सो अभी हीरो कौन है हमारा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स मतलब क्या, ये हमने देखा. उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमने देखे. उसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, ये 3 चीजें हमने देख लिए हैं. अभी हम मुड़ते हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के पास. ये हीरो के बारे में एक बुक में लिखा हुआ है. बहुत लोगों ने ये हीरो को परखा. ये हीरो क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होने चाहिए. हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कौन से प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम्स को हम, आपको टेक्स्ट बुक दिख रही है मेरी? यस, टेक्स्ट बुक दिख रही है बच्चों? ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, ये लिखा है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में. अभी एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए, हाँ. तो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है
कि हमें अगर बिजनेस में कुछ भी दिक्कत होती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में आता है, वेदर इट इज अ स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉयज, लो मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, एनवायरमेंटल इश्यूज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम है किसी का, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, अकाउंटेबिलिटी किसको देना है, अथॉरिटी किसको देनी है, सेंट्रलाइजेशन क्यों है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो सब बताया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये जो थेरीज ऑफ मैनेजमेंट है, ये कुछ लोगों ने, जैसे कि कुछ राइटर्स रहते हैं ना, वो राइटर्स लोगों ने लिखा है कुछ मैनेजमेंट के बारे में कि थेरीज, ये चीजें आप यूज करो तभी ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो कुछ हीरोज है उसमें और डायरेक्टर्स है जिन्होंने ये हीरो बनाया है। तो डायरेक्टर कौन है? सो थेरीज ऑफ मैनेजमेंट लिखने के पीछे कुछ डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे देखो नाम अगर आप देखोगे, सो द मैनेजमेंट थिंकर सच एज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये एक आदमी है टेलर जिसने कुछ थेरी दिए हैं मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद एक एल्टन मायो करके है, एंड थर्ड इज हेनरी फेयोल। इसमें से सबसे बड़ा डायरेक्टर जो बहुत हिट है वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया है, हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो सबको बहुत पसंद आए। देखो ये सब डायरेक्टर्स है, इन सब ने दिए हैं थेरीज ऑफ मैनेजमेंट, बट सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल जो थेरीज ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है, वो बताया है हेनरी फेयोल। किसने बताया है? हेनरी फेयोल। ये नाम आपको बार बार आएगा और ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ। हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। 12th स्टैंडर्ड के आपके हर किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो रहता ही है। ओके, सो ये हो गया थेरीज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वी आर मूविंग अप भी, ये हेनरी फेयोल, ये जो डायरेक्टर है, ये देखो उसका वो कौन है, वो सामने आपको दिख रहा है। सो ये हेनरी फेयोल क्या था, उसने कैसे है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे, छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। सो द हेनरी फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। क्या था? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो इंजीनियर था नॉर्मल एक, ठीक है। ओके, सो हेनरी फेयोल ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। दूसरी बात, वो कभी भी कोई चीज करता था ना तो उसको बहुत ऑब्जर्व करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था वो चीज ऑब्जर्व करने में। और ऑब्जर्व करने के बाद वो उसके ऊपर सोचता था कि यस, अगर मैंने ये ऐसे किया तो ऐसे हो सकता है, अगर मैंने वैसे किया तो वैसे हो सकता है। सो उसका ऑब्जर्वेशन जो था ना वो बहुत बढ़िया था, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बना था, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल मैनेजर। ओके, सो ये इंजीनियर था लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया था, इसलिए उसको मैनेजर की पोस्ट दी गई। कौन सी पोस्ट दी गई? मैनेजर की पोस्ट। इंजीनियर होके भी वो पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा था, वो किसी और कंपनी में काम कर रहा था एज ए इंजीनियर, बट उसका ऑब्जर्वेशन, उसका काम करने का तरीका, कुछ नए स्टाइल से काम करने का तरीका, ये बहुत पसंद आया वो कंपनी में, माइनिंग कंपनी में। तो उन्होंने डायरेक्टली उसको इंजीनियर की पोस्ट छोड़ के डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट दे दी। और वो एकदम एंड में उसकी पोजीशन एज अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो गई। क्या? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब उसको सीईओ की पोस्ट दी गई लास्ट में। सो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ये पोस्ट उसको मिली क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन बढ़िया था, वो काम अच्छी तरीके से करता था, नए नए तरीके से काम करता था। और वो काम करते करते ही उसने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए जो उसको खुद को एक्सपीरियंस आ गया। यस, ये प्रॉब्लम आया था तो मैंने उसको इस तरीके से टैकल किया, इसके ऊपर मैंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, तभी जाके मुझे ये सोल्यूशन मिला। n number of things. Okay. So after conducting many experiments and observations in the organization, Fayol proposed 14 principles of management. कितने principles of management बताए उसने? 14 principles of management. देखो, आपको वन वर्ड क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वन वर्ड क्वेश्चन होता है, फेयोल क्या था? सो फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर।
ये वन वर्ड क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड, हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए? सो हेनरी फेयोल हैज गिवन अ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी? 14 principles of management. Third, which are explained in his famous book, that is General and Industrial Administration. So उसने एक खुद की, ये देखो ये आपके बुक में आया है, ये सब 12th स्टैंडर्ड की बुक में आया है, और ये प्रिंसिपल्स उसने कहाँ पे दिए थे? सो उसने उसकी खुद की एक बुक बनाई थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस बुक में उसने उसकी थ्योरी दी थी। कौन सी बुक? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट। सो उसने उसके बुक में थ्योरी दी थी। विच इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसकी खुद की बुक है, उसमें उसने उसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया। Due to his contribution in the development of the managerial thoughts, he is called as a father of modern management. Again, important question. One word में हमेशा पूछा जाता है, who is the father of modern management? Who is the father of modern management? So, the Henry Fayol is the father of modern management. उसने मॉडर्न तरीके से मैनेजमेंट के तरीके ढूंढे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है father of modern management. Fayol suggested 14 principles of management. This statement serves as a guidance for decision making and management actions. तो उसने जो 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये कोई अलग तरीके की प्रिंसिपल्स नहीं है। देखो, आप अगर खुद बिजनेस कर रहे हो या तो आपके फैमिली मेंबर्स बिजनेस कर रहे हैं, भले ही उन्होंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपके पापा हो, आपके परदादा हो, कोई भी हो, आपके दादाजी हो, उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस किया, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही तरीके यूज किए थे उनके बिजनेस में, जो आपको अभी भी देखने को मिलेंगे, भले ही आपके पापा ने ये बुक नहीं पढ़ी है। सो ये कोई अलग ऐसे कुछ नहीं है, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हेनरी फेयोल ने बताई है। आप इस तरीके से काम करो, उस तरीके से काम करो, सिर्फ इनका बताने का तरीका कुछ अलग है, राइट? सो हमारे बिजनेस में हमारे दादाजी वगैरह जिन्होंने भी बिजनेस सेटअप किया है, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ चीजें सीखी और उस तरीके से उन्होंने वो चीजें उनके बिजनेस में लाई। तो आप भी ये सब चीजें आपके बिजनेस में ला सकते हो, लेकिन कुछ तरीका अलग यूज करना है आपको, ठीक है? सो ये यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो चीजें याद रखना। वन वर्ड के लिए तो हमेशा आता ही है। सो सबसे पहले हेनरी फेयोल वाज द फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। सेकंड, उसकी जो पोस्ट बढ़ी थी एंड में एज अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। थर्ड, उसको उसने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए? सो हेनरी फेयोल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, उसके खुद की एक बुक थी, बुक का नाम क्या था? सो बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, हेनरी फेयोल को क्या बोला जाता था? या तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? सो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है हेनरी फेयोल को। ओके, सो वी आर मूविंग फॉर द वन बाय वन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारे हीरो की एंट्री हो रही है, तो हीरो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले उसके सबसे पहला वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? मैंने फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले तो मैं अकेली काम करूंगी, या तो एक तो स्टाफ लगा दूंगी, राइट? स्टार्टिंग में तो जब छोटा छोटा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ काम वाली बाई लगा देते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, हम खुद अकेले हैंडल करते हैं एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस और बढ़ने लगा, मेरे कस्टमर बेस बढ़ने लगे, तो अभी मैं अकेली तो इतना काम नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ा स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो मैं स्टाफ बढ़ाऊंगी, फिर मैं सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट के दूंगी, है ना?
अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग भी मुझे ही देखना पड़ेगा, सेल्स भी मुझे ही देखने पड़ेंगे, परचेसेस भी मुझे ही देखने पड़ेंगे, कस्टमर को भी मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, सप्लायर के साथ भी मुझे ही डील करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। ये बहुत हेक्टिक हो रहा था और ये सब करते करते मैं बहुत पीछे जा रही थी, सिर्फ यही काम कर रही हूँ और मेरा बिजनेस ग्रो करने की मैं कोशिश ही नहीं कर पा रही हूँ। बेटर वे में क्या करूंगी, डिवीजन ऑफ वर्क कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, अकाउंट के लिए एक बीकॉम वाला बंदा लगा दूंगी, सेल्स के लिए कुछ लड़के लगा दूंगी, स्टॉक मैनेज करने के लिए कुछ वर्कर्स लगा दूंगी, झाड़ू पोछा के लिए कुछ बाई लगा दूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिवीजन ऑफ वर्क कर रही हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क करने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस में और ग्रो कर पा रही हूँ, मेरे पास टाइम बच रहा है। अभी मैं और क्या नया सोचूं, अभी मेरा बिजनेस और कैसे नई तरीके से करूं, मेरे कॉम्पिटिटर से मेरा बिजनेस अच्छा क्यों होना चाहिए, मैंने और क्या नई चीजें मेरे कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मेरा कस्टमर मेरे पास रुके और नए कस्टमर्स भी मेरे पास बढ़े। Division of work. Okay, so first principle of management is division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, accounting and managerial. तो मैंने क्या बोला, वर्क डिवाइड होता है, टेक्निकल कुछ काम है तो मैं किसी को इंजीनियर को बिठाऊंगी, फाइनेंशियल काम है तो मैं किसी कॉमर्स वाले बंदे को बिठाऊंगी, कमर्शियल कुछ काम है तो भी मुझे कॉमर्स वाला ही बंदा वहां पे यूज हो सकता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस मतलब मेरे बिजनेस को सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दूंगी अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो, अकाउंटिंग करने के लिए मैं कुछ बंदे लगा दूंगी, मैनेजरियल ऑपरेशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए कुछ एमबीए वाले बंदे लगा दूंगी। मैंने क्या किया, डिफरेंट काइंड्स में डिवीजन ऑफ वर्क किया, जिसका जिसमें एक्सपर्टाइज नॉलेज है उसको वो काम देना है, राइट। मैंने इंजीनियर अपॉइंट किया ताकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम समझे, मैंने अकाउंटेंट अपॉइंट किया ताकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझे। ओके, हर किसी का एक्सपर्टाइज जिसमें रहेगा मैं उसको अपॉइंट करूंगी, तभी जाके तो मेरा काम परफेक्ट बनेगा, राइट। मैंने इंजीनियर का काम अकाउंटेंट को दिया, अकाउंटेंट का काम इंजीनियर को दिया तो गलत हो सकता है, मेरा काम अच्छी तरीके से नहीं हो सकता और एंड में रिजल्ट क्या आएगा, मेरा बिजनेस लॉस में जा सकता है, मेरा गोल अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से मैंने उसको उसका काम बांटा ही नहीं है, राइट। जब भी हम कोई काम किसी को देते हैं तो उसके एक्सपर्टाइज नॉलेज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक सीए है और एक बीकॉम वाला बंदा है, राइट। सीए अगर मैं अपॉइंट करती हूँ तो ऑब्वियसली उसका काम एज कंपेयर टू बीकॉम के बच्चे के हिसाब से सीए का काम और एक्सपर्ट तरीके से होगा, लेकिन साथ ही साथ सीए को अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी मुझे, राइट। तो अगर मैं कोई एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर रही हूँ तो डिपेंड करता है, मेरा छोटा शॉप है या मैं बड़ी अंबानी की बेटी हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको कौन से काम के लिए अपॉइंट करी। चाय का ठेला है मेरा तो मैं नॉर्मल बीकॉम वाला बंदा अपॉइंट करूंगी, और मेरा बिग फोर या तो फिर मैं टाटा कंपनी में, मैं खुद रतन टाटा की कंपनी में हूँ वहां पे एज ए डायरेक्टर, तो मैं किसी सीए को अपॉइंट करूंगी अकाउंटिंग का काम करने के लिए। इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कौन सा है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, उस हिसाब से आप डिवीजन ऑफ वर्क करते जाओगे। ओके, it is assigned to employees as per their qualities and capabilities. एम्प्लॉयज को उनके क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं काम बांटूंगी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा बिजनेस इफिशिएंटली आगे बढ़ेगा, इफिशिएंसी मेरे बिजनेस की बढ़ेगी और एम्प्लॉयज भी एक्सपर्टाइज बन जाएंगे। वही काम करते करते लोगों को प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक ही काम आप 100 बार करोगे तो उसमें आपका एक एक्सपर्टाइज नॉलेज बन जाता है। जैसे कि बचपन में आपको साइकिल नहीं आती थी, आप 100 बार गिर गए, लेकिन बाद में आपने वो साइकिल सीखी, अभी आप बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चला सकते हो। इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की वजह से हम एक्सपर्ट बन जाते हैं वो चीज में, राइट। इन द सेम वे जब भी आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो हर किसी के कैपेबिलिटी के, क्वालिटी के हिसाब से उसको काम बांटना है, और वही एम्प्लॉय बार बार वही काम करके 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 उसकी जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो और अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी और उसका काम करने का तरीका और अच्छी तरीके से हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री का बिजनेस, ठीक है। सो जो लॉन्ड्री वाला आयरन करता है बंदा, वो बहुत फास्ट अच्छी तरीके से आयरन करता है। और वही हम अगर घर में कोई चीज आयरन करने वाले हैं, कोई शर्ट आयरन करनी है, मेरा ड्रेस आयरन करना है, तो हम उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, उसको एक तरीका मिल गया है, टैक मिल गई है उसके दिमाग में कि यस ये काम मैं इस तरीके से करूंगी, उस तरीके से करूंगी। और हम एक शर्ट भी इस तरीके आयरन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हमें लगता है यार किस कहाँ पे जल गया तो क्या होगा, ये शर्ट ऐसे हो गया, मैंने ऐसे उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए था, वैसे फोल्ड नहीं करना चाहिए था। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो प्रैक्टिस की वजह से ही आदमी की एक्सपर्टाइज, वो आदमी उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है, और ऑब्वियसली इन सब का फायदा मेरे बिजनेस को होगा, मेरे बिजनेस का गोल अचीव होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। किसने बताया ये? किसके प्रिंसिपल सीख रहे हैं अभी हम? किसने बताया ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? यस, नेम। किसने बताया ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? चैट बॉक्स में लिखो, किसने बताया? फेयोल, वेरी गुड, हेनरी फेयोल ने बताया है ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें से पहले हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क। देखो मैं बहुत स्लो ले रही हूँ यहाँ पे, ये 14 प्रिंसिपल्स में चाहिए तो एक दिन में भी पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक दिन नहीं लूंगी, इसके लिए मैं 2 दिन लूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ। ओके, सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is division of work. Division as per capability, as per capacity. इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय एक्सपर्ट होगा और मेरा जो गोल होगा वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या? देखो, आपको लगता है कि यार अगर आपके फ्रेंड का या किसी का भी प्रमोशन हुआ तो आपको लगता है यार उसको प्रमोशन मिला, राइट? प्रमोशन मिला मतलब उसको बड़ी अथॉरिटी मिली, लेकिन प्रमोशन जितना बड़ा मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में ही उतनी बड़ी होती है। समझ में आ रहा है आपको? जितनी बड़ी अथॉरिटी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड साथ में चलते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? उसमें हमने कैप्टन बनाया महेंद्र सिंह धोनी को। ओके, सो उसको अथॉरिटी कौन सी दी? एज अ अथॉरिटी, एज अ कैप्टन। लेकिन उसका काम भी बहुत बड़ा बढ़ गया है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस हमारी टीम को ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। उसको अथॉरिटी दी मतलब क्या? उसको पावर मिला। पावर, क्या पावर मिला? कि उसकी टीम वो खुद सिलेक्ट कर सकता है, उसकी टीम में किसको हटाना है वो खुद हटा सकता है, किसको नए मेंबर्स को एंट्री देनी है वो ले सकता है। दिस इज अथॉरिटी, दिस इज पावर। ओके, सो ये पावर उसको दिया गया। आपने अगर एम एस धोनी मूवी देखी है तो उसमें एक शॉट है जहाँ पे एम एस धोनी जब कैप्टन बने तो उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, राइट? तो उसमें उसने बताया कि कुछ लोग हैं जो सीनियर है, उनको निकाल देना है टीम से, राइट? तो उन लोगों को टीम से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी उनका एज हो गया है, वो प्रॉपर तरीके से बैटिंग नहीं कर पाते और उनमें अभी कैपेसिटी भी उतनी बची नहीं है। सो वो बोलता है कि हम कुछ नए क्रिकेटर्स को या तो नए लोगों को एंट्री दे देंगे हमारे टीम में। इसके लिए बहुत लोग अगेंस्ट गए थे, लेकिन ठीक है, अभी अथॉरिटी थी उसके पास पावर थी, तो सबने बोला ठीक है, आपको जैसे लगता है वैसे करो। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर धोनी कैप्टन बना है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीम को जिताना है, राइट? तो स्टार्टिंग में तो धोनी बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा था, अचानक से उसका ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो पूरा हारने लगता है, मतलब वो एक भी मैच जीतता नहीं है, तो लोग फिर उसके घर में आके उसका घर जलाएंगे, ये जलाएंगे, उसके पुतले बना के जलाएंगे, ऐसे भी करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको अगर अथॉरिटी मिली है, आपको पावर मिली है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अगर कुछ हुआ तो लोग आपको पूछेंगे वाई, क्यों? आप अगर कैप्टन हो, आप अगर सीनियर मैनेजर हो, तो ऐसे क्यों हुआ?
ये गलती क्यों हुई, आपने टीम को अच्छी तरीके से क्यों नहीं संभाला। ओके, सो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आदमी को मिलती है। सो उस टाइम पे हमने वर्ल्ड कप जीता था जब MS धोनी एज अ कैप्टन थे। सेकेंड, इसमें ही और एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भी अथॉरिटी दी गई थी एज अ कैप्टन, लेकिन एज अ कैप्टन उनको पावर तो मिली थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरीके से नहीं निभा पाए। क्यों? क्योंकि उनसे टीम हैंडल ही नहीं होती थी। जैसे सचिन तेंदुलकर कैप्टन बने, उस तरीके से, मतलब वो जब से कैप्टन बने तब से हमारी टीम ने जीता ही नहीं, इंडिया कोई मैच जीती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं थी, उनमें वो टीम को संभालने की क्वालिटी ही नहीं थी। क्योंकि अथॉरिटी आपको मिली है, पावर आपको मिली है, तो कौन पहले बैट्समैन होगा, कौन बॉलर होगा, किसको कौन सी चीज बतानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं बतानी चाहिए, टीम कैसे हैंडल करनी चाहिए, ये सब चीजें उसको नहीं जम रही थी। तो उसके पास पावर था, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बहुत घटिया तरीके से निभाई थी, सचिन तेंदुलकर जी ने। इसलिए उन्होंने खुद होके बताया कि मुझ में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आप बेटर वे में टीम का मेंबर बनता हूँ, लेकिन मैं कैप्टन नहीं बन सकता। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो दोनों में फर्क समझो। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी MS धोनी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, वही अथॉरिटी सचिन तेंदुलकर जी को उतनी अच्छी तरीके से निभानी नहीं आई। सो सेकेंड प्रिंसिपल of management is principle of authority and responsibility. So authority मतलब क्या? So the authority is the right to take decisions. Right to take decisions मतलब क्या? आपको पावर मिला है, अभी आप खुद डिसीजन ले सकते हो। So principle of authority and responsibility में ऑथोरिटी मतलब क्या? आपको एक पावर मिली है, आप खुद यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो। जैसे कि MS धोनी मूवी में धोनी जी खुद एक डिसीजन ले रहे थे, उसी तरीके से आप खुद का डिसीजन ले सकते हो। सेकेंडली, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स मतलब क्या? आपके जो टीम के मेंबर्स है, बाकी मेंबर्स, उनसे अच्छी तरीके से काम करवाना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पावर मिली है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती आनी चाहिए, राइट? सो ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हैंड इन हैंड चलता है। ऐसे नहीं कि आपको पावर मिली, अभी आप आराम से बैठो, अभी आप काम करना नहीं है, आपने सिर्फ एक चेयर पे बैठना है। नो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, राइट? आपको अगर प्रमोशन मिली, आप अगर बड़े बने, आपको कोई सीनियर पोस्ट मिली, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते आनी चाहिए। ओके, if the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. आपको मैंने कुछ काम दिया है, मैंने बोला आपको 15 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया उस टाइम में तो क्या होगा? तो आपको ही पूछा जाएगा कि वाई, व्हाट इज द रीजन, आपने टीम को अच्छी तरीके से क्यों हैंडल नहीं किया, आपने सबसे काम क्यों नहीं करवाया, राइट? सो आपको अगर अथॉरिटी मिली है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। मैनेजर शुड हैव अ प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक अ मैनेजरल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गोल। मुझे अगर मेरा गोल अचीव करना है तो मुझे अथॉरिटी के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया था MS धोनी एंड सचिन तेंदुलकर। MS धोनी कैप्टन थे, उनको अथॉरिटी मिली थी और साथ ही साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से निभाई थी, इसलिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाई। उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी अभी भी है। सेकेंडली, सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते थे, लेकिन उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। उनको अथॉरिटी दी थी एज अ कैप्टन, बट वो अच्छी तरीके से निभा नहीं पाए। Okay, so the authority and responsibility. So the second principle of Henry Fayol is principle of authority and responsibility. I hope it is clear for you. First principle is, what is the first principle? Principle of, yes, principle of, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ, yes, principle of division of work, yes, principle of division of work, yes.
एंड सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो MS धोनी एंड सचिन तेंदुलकर। थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। आपको पता है डिसिप्लिन क्या होता है? मैडम क्या पूछ रहे हो, बचपन से वही वर्ड सुनते आ रहे हैं स्कूल से। डिसिप्लिन में रहो बच्चों, डिसिप्लिन में रहो। स्पोर्ट्स में जाओ डिसिप्लिन, स्कूल में जाओ डिसिप्लिन, घर में रहो डिसिप्लिन। क्या होता है ये डिसिप्लिन? और डिसिप्लिन रखना जरूरी है? हाँ है। क्यों? अगर डिसिप्लिन में हम नहीं रहेंगे तो मैडम हमारे गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। और हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बेटा डिसिप्लिन में रहो, मतलब क्या? ताकि हम आगे जाके कुछ अच्छा बन सकते हैं, हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए तो हमारे टीचर्स भी बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो। इन द सेम वे बिजनेस में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट? कोई भी बंदा कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, आ रहा है, आराम से बैठ रहा है, चाय पानी कैंटीन में जाके चाय पानी ले रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई वॉच नहीं रख रहा है, तो क्या होगा? मैंने जो गोल अचीव करने की सोची, मेरा बिजनेस इतना ग्रो होगा 6 महीने में, वो अचीव हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई डिसिप्लिन में नहीं है। कोई बंदा कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, कभी काम करने का मूड है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई क्लास टीचर है, राइट? आपके कोई क्लास टीचर है, हर रोज क्लास में आती है, बैठती है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आई और मैंने लेक्चर तो स्टार्ट किया जूम पे, लेकिन मैं अपना टाइम पास करी। मैंने बोला बच्चों आपको जो टाइम पास करना है आप कर लो। हर रोज ऐसे ही चलता है, हर रोज ऐसे ही चलता है। मैं आती हूँ यहाँ पे टाइम पास करती हूँ और आपको बोलती हूँ चलो आपको जो करना है वो कर लो। फिर आपको भी क्या मस्ती सोच रही है, आप आराम से फिर उठते हो, नहीं तो सोते सोते मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या मैडम तो कुछ बता नहीं रही है, चलो आराम कर लो, सो जाओ। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तभी मुझे भी पूछने वाले कोई रहते ना कि मैडम ये रिजल्ट ऐसे क्यों आया, बच्चे फेल क्यों हो गए? क्यों? मैं बच्चों को अभी बोल सकती हूँ कि आपकी वजह से आप फेल हो गई, आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गई? आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैंने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। मैं ही लेक्चर में आती हूँ, मैं आराम से बैठती हूँ, आपको बोलती हूँ आपको जो करना है वो कर लो। सो डिसिप्लिन अगर रहेगा तभी जाके तो हमारा रिजल्ट जो हमने सोचा था वो रिजल्ट हमें मिल सकता है। ओके, सो पढ़ लेते हैं फेयोल ने क्या बोला है वो। According to the Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules and govern that govern the organization. Employees में सभी rules follow करने हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बताए गए हैं। जैसे कि कुछ स्टाफ को कुछ फॉर्मल्स रहते हैं, वो फॉर्मल्स ही पहन के आने पड़ते हैं, टाइम पे आना पड़ता है, टाइम पे जाना पड़ता है। यस, डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑब्वियसली डिसिप्लिन में रहूंगी तभी तो मेरा गोल अचीव होगा। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। यस, डिसिप्लिन है मतलब क्या? इफेक्टिव लीडरशिप है, इसीलिए डिसिप्लिन है। अभी देखो आप, अभी मैं आपकी लीडर हूँ, एज ए टीचर मैं आपकी लीडर हूँ, लेकिन मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं हूँ तो आप भी डिसिप्लिन में रहोगे? नहीं रहोगे। सो गुड डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। जब लीडर खुद डिसिप्लिन में रहेगा तभी जाके आप भी डिसिप्लिन में रहोगे। तो ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में रह सकती है जब मेन मैनेजर या तो जो लीडर रहता है वो खुद डिसिप्लिन में रहता है। तो there must be a clear understanding between the management and the workers regarding the organization rules. क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वर्कर कुछ अलग काम कर रहा है, मैनेजर कुछ अलग बोल रहा है। नो, देयर शुड बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं। वन इज टॉप लेवल, सेकंड इज मिडल लेवल एंड थर्ड इज लो लेवल। लो लेवल जो मैनेजमेंट रहता है वहां पे वर्कर्स रहते हैं। नेक्स्ट मिडल लेवल में सब मैनेजरियल लोग रहते हैं और टॉप लेवल पे सब डायरेक्टर्स रहते हैं। ओके, सो टॉप लेवल में कम लोग रहते हैं, मिडल लेवल में थोड़े ज्यादा रहते हैं और लो लेवल में ज्यादा लोग, मतलब ऐसे ट्रायंगल शेप में रहता है सॉरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो जो लो लेवल वाला बंदा रहता है उसको मिडल वाले की बात सुननी पड़ती है, और मिडल वाले को टॉप लेवल वाले की बात सुननी पड़ती है। तो इन तीनों में डिसिप्लिन होना जरूरी है। टॉप लेवल वाला बहुत डिसिप्लिन में है लेकिन मिडल और लो वाला डिसिप्लिन में नहीं है, नहीं चलेगा, मेरा गोल अचीव ही नहीं होगा। मिडल वाला बहुत डिसिप्लिन में है लेकिन लो वाला डिसिप्लिन में नहीं है, नहीं, मेरा गोल अचीव नहीं होगा। तो तीनों लेवल के लोग हैं, सब में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, आइदर टॉप लेवल और अ मिडल लेवल और अ लो लेवल। So the basic discipline should be observed at all levels of management, all levels of management. So this is what the third principle of management, that is principle of discipline. So first is principle of division of work, second principle of authority and responsibility, third principle of discipline, fourth principle of unity of command. अब ये क्या है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब क्या? अभी मैं ओसीएम सब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ओसीएम सब्जेक्ट ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, और इन द सेम वे ओसीएम सब्जेक्ट में किसी टीचर में, फॉर एग्जांपल यूडी सर आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करो, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ाई करो, हम दोनों का अलग अलग व्यू है, राइट? तो अभी हम आपके सीनियर हैं, तो आप किसकी बात सुनोगे, मेरी सुनोगी या यूडी सर की सुनोगे? तो आप कंफ्यूजन में बैठ जाओगे यार, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, किसकी बात सुननी है, यूडी सर ऐसे बोल रहे हैं, मैम ऐसे बोल रही है, किसकी बात सुननी है, राइट? सो इसीलिए क्या होता है, फिर एम्प्लॉयज नाराज हो जाता है, एम्प्लॉय को लगता है यार किसकी बात सुननी है, अगर इसकी बात सुनी तो इसको गुस्सा आएगा, इसकी बात सुनी तो इसको गुस्सा आएगा, और दोनों की बात नहीं सुनी तो क्या होगा, काम ही नहीं हो पाएगा, राइट? सो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपको जो भी कमांड देने वाला बंदा है वो एक ही होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वहां पे आपको समझ में आएगा। राइट अप्रोच कौन सा है, एक ही बंदा सबको कमांड दे रहा है, देखो ये ऑरेंज वाला बंदा है ना, ये इन सबको एक ही बंदा कमांड दे रहा है, चलेगा, एक बंदा कमांड दे रहा है, चलेगा, एम्प्लॉयज नाराज नहीं होंगे, उनको पता है इसने कैसे बोला, इसने जो बोला उसी तरीके से हमें बिहेव करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट राइट अप्रोच, ये वाला राइट अप्रोच है, ओके, ये वाला राइट अप्रोच है, एक बंदा सबको कमांड दे रहा है। और यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच देखो, अब रॉन्ग अप्रोच कैसे है, दो लोग कमांड दे रहे हैं सबको, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किसकी बात सुननी है, राइट? सो यूनिटी ऑफ कमांड देते वक्त एक बंदा 100 लोगों को कमांड दे सकता है, लेकिन दो लोग नहीं दे सकते, इसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और आपका गोल भी अचीव नहीं होगा। देखो 1 मिनट में हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, वापिस इमीडिएटली आप रिज्वाइन करो। हम यहाँ पे आज 7 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं, अभी तक हम 4th प्रिंसिपल पे है, आज 7 प्रिंसिपल्स होंगे और कल हम 7 प्रिंसिपल्स ले लेंगे, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज रिज्वाइन इट अगेन।